जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो घटना घटी उसके बाद एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के तमाम सवाल और चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा साथ में हैं। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एनजेएसी क्या था और उसे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ख़त्म किया? देखिए, बहुत समय से हमारे देश के अंदर ये बहस चल रही थी कि जजों की नियुक्ति का जो जजों द्वारा ही नियुक्ति होती है वो बहुत गलत है और उसके अंदर इतनी विसंगतियां आ गई थी कि ज़्यादातर लोगों ने ये देखा कि जजेस अपने परिवारों में से ही, अपने दोस्तों में से, परिवारों में से, चैम्बर्स में से ही जज नियुक्त करते थे। यहाँ तक के भी केस हुए कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की बहन, जिसकी उम्र 58 साल थी और जिसके विरुद्ध वहाँ के हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जज बनाने लायक नहीं है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिमूव कर दिया और दूसरे चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन लेकर के उसको जज बनाया गया। सिर्फ 3.5 साल उसके बचे थे। इस उम्र में किसी को भी जज नहीं बनाया जाता। तो कॉलेजियम के अंदर इतनी अधिक सड़ांध आ चुकी थी और अब भी है कि संसद ने ये निर्णय किया कि ये जो नियुक्ति का कि जज ही जज को नियुक्त करें, इसको बदला जाना चाहिए। और ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ना ही ये संविधान में है। संविधान में ऐसा नहीं है कि जज जो है जजों को नियुक्त करें ये कॉलेजियम। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप को शक्तियाँ दे करके बना लिया। तो इसके विरुद्ध बहुत आवाज़ उठ रही थी कि ये एक गलत सिस्टम है, इसके अंदर कोई योग्यता नहीं देखी जाती। ये देखी जाती है कि हु इज़ योर फादर इन लॉ, हु इज़ योर ब्रदर इन लॉ, हु इज़ योर मदर इन लॉ, हु आपका क्या रिलेशन है। तो ये जो है, ये देख करके संसद ने ये निर्णय किया कि इसको बदलना चाहिए। तो एनजेएसी एक्ट लाया गया और उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को ऊपरी हाथ दिया गया। उस एनजेएसी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था और 2 और जज थे जो उसमें होने थे। 2 पब्लिक पर्सन होने थे, जिनमें से एक की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कमेटी के कहने पर होनी थी और एक शेड्यूल कास्ट या कोई महिला या ओबीसी में से ऐसा प्रोमिनेंट पब्लिक पर्सन लेना था और एक लॉ मिनिस्टर था। मतलब किसी को ये समझ नहीं आया कि इस पैनल को, इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था, जो जजमेंट आया बाद में भी, कि स्वायत्तता जो है और स्वतंत्रता है और इसमें जो प्रभाव डाला जा सकता है न्यायपालिका की स्वायत्तता पर, उसको लेकर के इसमें सबसे बड़ा कदम उठाया गया और एनजेएसी को ख़त्म किया गया। देखिए, वीटो तो सुप्रीम कोर्ट के पास थी। अगर चीफ जस्टिस कास्टिंग वोट डाल दे और कह दे कि भैया ये लायक नहीं है, तो कहाँ से स्वायत्तता ख़त्म हो गई। आज कॉलेजियम करता है, कॉलेजियम के अतिरिक्त कॉलेजियम में से 3 जज उसमें भी होते और 2 पब्लिक सर्वेंट होते और एक लॉ मिनिस्टर था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता कहाँ से ख़त्म हो गई। और कोशिश ये होती, उसमें ये था कि भाई कंसेंसस से अपॉइंट करेंगे। अगर किसी नाम के ऊपर आपको लगता था कि ये जो है नाम उचित नहीं है, ये योग्य नहीं है, तो आप उसके ऊपर एतराज़ कर सकते थे, ओपन खुला। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि कॉलेजियम सिस्टम से पहले भी अपॉइंटमेंट होते थे, सरकार अपॉइंटमेंट करती थी, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट को ये सिस्टम क्रिएट करने की और ऐसा फैसला देने की? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम से पहले सरकार अपॉइंटमेंट करती थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजों को ओवरलिक कर दिया गया। जो जज सरकार के खिलाफ फैसला देते थे या सरकार जिनको ठीक नहीं समझती थी, उनको जज नहीं अपॉइंट करती थी और सरकार ने भी कई ऐसे जज अपॉइंट किए जो योग्य ही नहीं थे। तो उस समय भी हो हल्ला हुआ कि ये जो है सरकार अपने जजों को भरे जा रही है। तो ये
इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजेस ये वकीलों ने पीआईएल डाली या डलवाई गई, वो भी कई बार पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही डलवा देते हैं कि भैया आप डालो पीआईएल, हम इसमें देखो क्या करते हैं। तो पीआईएल डाली और उसमें पहले उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की सलाह बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, चलो वो भी समझ आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी जजमेंट दे करके ये कहा कि प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होगा, हमारा ही एक कोलेजियम होगा जो इस जजों के अपॉइंटमेंट। बहुत अच्छा था अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से जिस उद्देश्य के लिए ये जजमेंट दी गई थी उसका पालन करते तो शायद ये व्यवस्था बड़ी अच्छी होती। तो योग्य वकीलों को नीचे के जजों को ऊपर लाया जाता, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये मौका मिल गया, जो काम पहले एग्जीक्यूटिव कर रही थी वो काम इन्होंने करना शुरू कर दिया कि और चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब सभी हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस जा करके सुप्रीम कोर्ट के माथे पर आगे माथा टेकते थे। चीफ जस्टिस कोलिजियम जजेस को खुश करना, उनके घर जाना, और जुडिशियल काम कम होता था चीफ जस्टिस द्वारा और चमचागिरी ज़्यादा होती थी। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोलेजियम, चूँकि हाई कोर्ट के भी कोलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, तो कोलेजियम सिस्टम इस तरह से काम करता है कि पहली बार रिकमेंडेशन किसी नाम का भेजा गया तो सरकार उसे अगर वापस भेजती है तो फिर से पुनर्विचार करके अगर वही नाम सरकार को दोबारा भेजा गया तो फिर सरकार उसे कुछ वापस नहीं भेज सकती और ना ही उसे मना कर सकती है, उसे अपॉइंट करना ही होगा। ये जहाँ तक मेरी जानकारी ही है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही व्यवस्था बनाई है कि हमारी जो से है वो फाइनल होगी। आपने किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, आपने हमें भेजा, हमें अगर लगता है कि आपका ऑब्जेक्शन ठीक नहीं है तो हम उसको दोबारा रिकमेंड करेंगे और आपको करना पड़ेगा। ऐसे कई केस हुए हैं। आईबी इंक्वायरी जजों जो रिकमेंडेड लोग थे उनके खिलाफ थी, उन्होंने आईबी इंक्वायरी को ब्रश असाइड कर दिया। देखिए आईबी जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उससे ये पता चलता है कि इसके ट्रेड्स क्या हैं। ये ब्रश भी हो सकता है, इसके आतंकवादियों से संबंध है या इसके क्रिमिनल से संबंध है। तो ये आईबी रिपोर्ट उनके उस बारे में रिपोर्ट देती जो आम लोगों को नहीं पता होता। एनजेएसी आपके मुताबिक बहुत अच्छी व्यवस्था थी और जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर दोबारा सरकार एनजेएसी जैसी व्यवस्था लाना चाहे, चूँकि सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने एक बैठक बुलाई और उसमें इसका जिक्र किया तो ये बात वहाँ से निकली और शायद दूर तलक भी जाए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एनजेएसी अगर दोबारा आता है, चूँकि जगदीप धनखड़ साहब ने ये भी कहा है कि जो संविधान संशोधन है उसकी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? मेरे हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एनजेएसी को सेटिस्फाइड करने की, एनजेएसी को गैर कानूनी करने की अपनी जजमेंट दी थी, तभी संसद को अपना वो वर्चस्व दिखाना चाहिए था। भारत के अंदर हमने जो संसदीय प्रणाली ली है वो इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड के अंदर भी और भारत के अंदर भी संसद सर्वोच्च है। संसद संविधान मानते हैं, संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान को बदल सकती है संसद। उसके अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है 368 में कि आप संविधान को बदलना चाहते हो तो बदलो, लेकिन ये प्रोसीजर है। और ये संविधान बदलने का प्रोसीजर संसद की सर्वोच्च सत्ता को ही स्थापित करता है। ये इस संविधान बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट द्वारा संविधान बदल दिया। संविधान तो संसद को खड़े होकर के उठ कर के अपना अधिकार दिखाना चाहिए था कि आपकी ये जजमेंट गैर संवैधानिक है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको संसद का रेजोल्यूशन पास करके टर्न डाउन कर रहे हैं और जो एनजेएसी है वही होनी चाहिए। लेकिन सर फिर तो प्रक्रिया ऐसे चलती ही रहती है अनवरत, क्योंकि एक तरफ संसद टोन डाउन करती
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से एनजेएसी जैसी व्यवस्था को फिर से खत्म करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार। जरूरी नहीं है न्यायिक समीक्षा का अर्थ संविधान बदलना या कानून को बदलना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग जाए तो संसद को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को उसका स्थान दिखाए। तो ये होना चाहिए, ज़रूरी है। अब मान लीजिए, देखिए, मैं शाहबानो केस को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ठीक मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून का सही व्याख्या की, लेकिन संसद ने फिर उस सही व्याख्या को भी बदल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों नहीं कहा? अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही अधिकारों के ऊपर और कानून के ऊपर वो था, तो सुप्रीम कोर्ट को उस अमेंडमेंट को जो की थी उसको टर्न डाउन कर देना चाहिए था। नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा है। अगर संसद अपना पैर नीचे रख देती कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, और संसद को ये दृढ़ता दिखानी चाहिए थी। अफसोस कि हमारी संसद में दृढ़ता थी नहीं। अगर दिखाती तो निश्चित रूप से हम इस कोलिजियम सिस्टम जिसमें की सड़ान से बच जाते। सर, आपके सामने तो जस्टिस वर्मा के घर में जैसा जो कांड आया है, वैसे पहले तमाम मामले सामने आए होंगे, और आपने अपनी राय भी व्यक्त की कि एनजेएसी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर सरकार दोबारा से ऐसा कदम उठाती है तो ऐसे जजेस जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, एक्शन है, वो तेज़ हो सकेगा और आसान हो सकेगा? नहीं, एनजेएसी में ये कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए, हमारे यहाँ हर जितने भी लोग प्रशासन में हैं या न्यायाधीश हैं, नीचे के न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं, हर एक को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। जी, ये लेकिन स्वैच्छिक है सर। स्वैच्छिक बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। जी। क्यों बनाया? सुप्रीम कोर्ट ये नियम नहीं बना सकता था कि हर एक आदमी को, अपने हर जज को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी ही होगी? ये स्वैच्छिक प्रशासनिक अधिकारियों को लिए तो नहीं है, ये स्वैच्छिक नीचे के जजों के लिए तो नहीं है, ये स्वैच्छिक सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्यों है? ये नियम क्या वो नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्वयं को कानून से ऊपर क्यों मानते हैं? और इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सवाल कहाँ से आता है कि आपने अपनी संपत्ति की घोषणा अपॉइंट होते हुए कर दी, उसके बाद हर साल कर रहे हो, तो इससे तो यही पता चलेगा ना कि आपकी संपत्ति में आपकी तनख्वाह से जो बढ़ोतरी हो सकती है, हो रही है। अगर उससे अधिक कहीं बढ़ोतरी होती है तो पता चलेगा कि कहाँ से होती है। 80% जजों ने जो अपनी संपत्ति की घोषणा है वो नहीं की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि 2009 में जो व्यवस्था की गई थी वो स्वैच्छिक थी, तो क्या इस बारे में जो पूर्व जज हैं और जो कानूनविद हैं उनकी ओर से मांग नहीं उठनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट छतों के मतलब अपने पूरे ज़ोर से, अपने पूरे अधिकार का प्रयोग करते हुए पार्लियामेंट मेंबर्स को, नीचे के जजों को, सबको उपदेश देता फिर रहा है, उसे भी तो दिखाना चाहिए कि हम भी कानून के अंदर आते हैं। जी। क्यों किसी को और को कहने की क्या ज़रूरत है? कोई क्यों मांग करे? सुप्रीम कोर्ट खुद के जज क्या खुद नहीं जानते कि जनता को हमारी पारदर्शिता जनता के सामने होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, कैसे संतुलन कायम होगा? क्योंकि कभी सरकार के पास अगर अधिकार ज़्यादा आ जाता है तो उसका दुरुपयोग करने लगती है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगते हैं जो कोलेजियम है उस पर, और कभी ऐसे मौके भी आते हैं जो इम्यूनिटी जजेस को मिली होती है वो कहीं ना कहीं आम जनता की नज़र में ये नज़र आती है कि ये गलत मिली हुई है। देखिए, जजों को इम्यूनिटी जो मिली है वो अपने न्यायिक कार्य के लिए मिली है जी, कि उनके किसी न्यायिक कार्य में दोष पाते हुए, देखते हुए आप उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते, ना सिविल ना क्रिमिनल। एक जज के घर से नोट मिलना उसका न्यायिक कार्य नहीं है। तो इस मामले में सीजीआई को एफआईआर का आदेश देना चाहिए था या सहमति देनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सीजीआई को या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली की ज़रूरत नहीं थी, पुलिस को खुद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी
क्योंकि कोई इम्यूनिटी है ही नहीं। ये तो नालायकी पुलिस की भी है, उसको सील करना चाहिए था, एविडेंस को वो करने की इजाज़त नहीं देनी थी। आज सील करने पहुंची है सर दिल्ली पुलिस जस्टिस वर्मा के घर में जो वो एरिया था उसको सील करने के लिए आज पहुंची है। आज पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। आप वो जो है का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब जब सब सूख गया, सब उड़ा दिया वहाँ से, तो अब सील करने का क्या मतलब है। दूसरा, आप संतुलन की बात करें। जी, जी। देखिए, हमारे यहाँ संसदीय ताकतों में और न्यायिक ताकतों में और एग्जीक्यूटिव की ताकतों में हमारे संविधान ने बहुत अच्छा संतुलन बना रखा है। संसद का अधिकार कानून बनाना है। कानून बनाते समय संसद को न्यायिक जो है अपने संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के अंदर रहते हुए पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये कानून संविधान के दायरे से बाहर है, तो उसे बताना पड़ता है कि संविधान के दायरे से बाहर कैसे है, कौन सा संविधान का प्रावधान है जिससे ये बाहर है। लेकिन आप कानून को, अब जो एनजेएसी का कानून है उससे, उसमें क्या तर्क दिया कि इससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, न्यायिक स्वतंत्रता। अब कहाँ से खत्म हो जाएगी? न्यायिक स्वतंत्रता क्या अपॉइंटमेंट से आती है? न्यायिक स्वतंत्रता तो दिल के अंदर होती है। किसी भी व्यक्ति को, किस किस्म के व्यक्ति को आप चुनते हो न्यायाधीश, वो तय करता है कि मैं कितना न्यायिक स्वतंत्र होगा। अगर आप अपने रिश्तेदारों को चुन करके ये सोचते हो कि ये न्यायिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो गलतफहमी है। तो न्यायिक रूप से स्वतंत्र वही होते हैं जिनके अंदर न्यायाधीश बनने का गुण होता है। आप उनको चुनते ही नहीं, तो वो बैलेंस जो है वो अलग है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी, जो कमेटी 3 जजों की बनाई गई है इस मामले में जांच के लिए, जस्टिस वर्मा का जो पूरा एपिसोड है उसमें, वो कमेटी कहाँ तक रिकमेंडेशन दे सकती है? क्या इस मामले में किसी केंद्रीय एजेंसी को आपराधिक जांच सौंपे जाने की रिकमेंडेशन भी दे सकती है? और फिर उसमें आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है कोलेजियम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा? देखिए, कमेटी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि उसने इस जांच में क्या पाया। वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस को जाएगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ये निर्णय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। अब देखिए, चीफ जस्टिस अगर ये सोचेंगे कि ये क्रिमिनल केस है, तो वो एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये कमेटी की जांच के बाद की बात है ही नहीं, क्योंकि ये किसी जुडिशियल कार्य का हिस्सा नहीं है। तो पहले दिन ही बजाय कमेटी लगाने के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कह देते कि भैया इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से नोट आए, किसके नोट थे, कैसे आग लगी, ये बताओ हमें। क्या सर साजिश भी हो सकती है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जैसा उन्होंने अपने जवाब में कहा है? ये भी तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। उनको मौका मिलता कि तुम आप बताओ कि ये जो स्टोर रूम है ये ताले में था, नहीं था, इसमें सामान कौन रखता था, कब रखता था, आपके संज्ञान में रखता था। अगर कोई बाहर से आकर के बिना बात के ही घुस सकता था तो कैसे घुस सकता था? बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, आपके ही नौकर रहते हैं, आपके परिवार वाले रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती। अफसोस कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में दम नहीं रहा। वो जजों को, इवन किसी भी जज के खिलाफ कोई भी बात करके राजी नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जस्टिस एसएन ढींगरा साहब को, जिन्होंने हमें एनजेएसी, कोलेजियम सिस्टम और जो मौजूदा समय प्रकरण चल रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नकदी मिलने के मामले को लेकर के, उस पर अपनी राय व्यक्त की और साफ साफ बताया कि आखिर क्या किया जा सकता था और क्या किया गया है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।